गुरुवार की सुबह, बढ़िया हफ्ता था, वीकेंड की महक ऑलरेडी आने लगी है। पहले तो बता देता हूं आज क्या क्या खास है, कहां का नजर रखनी है उस पे। भाई पहले थर्सडे है तो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की तैयारी करनी। आज वो अल्टीमेट सेशन, वो डी डे आ गया है। कल शाम को यूएस एफओएमसी के जो लास्ट जुलाई मीट थी उसके मिनट्स सामने आए। उन मिनट्स पे चर्चा होगी, उन मिनट्स को हम डाइजेस्ट करते हुए नजर आएंगे। खैर वो जब ग्लोब की चर्चा होगी, यूएस मार्केट के रिएक्शन होंगे, तभी समझ जाएंगे आप सब कुछ। और आज शाम को यूएस से एक और इंपॉर्टेंट आंकड़े का इंतजार रहेगा, वो है उनका जॉबलेस क्लेम्स का नंबर। पहले तो इन्फ्लेशन का भूत भाग गया था, सिर्फ लेबर मार्केट पे फोकस था, अब इन्फ्लेशन और लेबर मार्केट दोनों पे फोकस है। तो आज शाम को जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े सामने आते हुए नजर आएंगे। वैसे देखा आपने हेडलाइन वगैरह, नतीजों के बिना सब कुछ कितना सूना सूना है। तो सब ठंडा पड़ गया भाई मामला। रिजल्ट सीजन जैसे खत्म हुआ है, सारा एक्शन समाप्त हो गया है। खैर, लेकिन इंटरेस्टिंग दिन हमारे सामने वैसे ही खड़ा हुआ है। बहुत सारे न्यूज स्पेसिफिक ड्रिवन इवेंट्स होंगे जिस पे चर्चा करने की जरूरत है। अच्छा, भारतीय बाजारों का प्रदर्शन इस हफ्ते अभी तक 2 ही सेशन निकले, मंडे और वेडनेसडे का, और दोनों दिन देखिए किस तरह की तस्वीर थी। शुरुआती दबाव से ब्यूटीफुली उभरते हुए भारतीय बाजार, ये दोनों दिनों की मैपिंग सिमिलर है। सोमवार को 170 पॉइंट गिरा हुआ निफ्टी रिकवर कर गया था, फाइनली 6 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुए थे। फ्लैट क्लोज था। ट्यूसडे छुट्टी एंजॉय करी थी, बुधवार को भी ऐसे ही हुआ, यानी कि कल की ट्रेडिंग सेशन में वो शुरुआती दबाव 117 पॉइंट तक की कमजोरी, फाइनली जाते जाते सेशन में इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा कल का 30 पॉइंट हरे निशान में जाके भारतीय बाजार बंद हुए। ये टेम्पलेट अब तक इस हफ्ते का, लेकिन कैसा मूड, कैसा माहौल। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फिर दबाव के साथ शुरुआत होगी, पर रिकवर करेंगे नहीं करेंगे उस पर आगे चर्चा होगी। 1/3% के दबाव के साथ गांधीनगर से इंडिकेशन आ रहे हैं। हम शायद 75 अंकों की कमजोरी के साथ, एक गैप डाउन के साथ आज के सेशन का आगाज करेंगे। दरअसल यूएस का सेशन स्क्रीन पर रखिएगा, एशिया दिखाते रहेगा बीच बीच में। एशिया कमजोर है, अक्रॉस एशिया लार्जली सब जगह पेन आपको नजर आएगा, और मूड बिगाड़ा हुआ है यूएस से। कल फिर वहां पे प्रेशर के साथ, ये देखिए एशिया हर जगह अच्छा खासा दबाव है। और कल यूएस में आधे से 1.25% का दबाव था। इंट्राडे में 200 पॉइंट ऊपर वाला डाउ फाइनली 180 अंक नीचे जाके बंद हुआ। पूरी तस्वीर, समीकरण बदल गए वहां के। शुरुआत फ्लैट नोट पे हुई थी, जैसे हम डाइजेस्ट करके गए थे यूएस के फ्यूचर, हम फ्लैट फ्यूचर्स डाइजेस्ट करके गए। फ्लैट ओपनिंग के बाद मोमेंटम पकड़ा, सारा मोमेंटम फिजल आउट हो गया। तो जो डाइजेस्ट किया था और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्की कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल दबाव का है, अच्छे खासे दबाव का है, और वही एशिया मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही गिफ्ट निफ्टी संकेत मिल रहा है। ऐसे में चल क्या रहा है, क्या बातचीत करी थी फर्ड वालों ने बिस्किट और कॉफी में, समझाएंगे नीरज जी। वीरू बताएंगे कैसे इस समय की टेम्पलेट जो है दबाव से रिकवरी के, ऐसे ही दमखम में कूद जाऊं के बाजार में। दबाव दिख रहा है स्क्रीन पे, शायद आएगा। रणनीति क्या होनी है निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी के दिन। और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी जो बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। तबियत कैसी? थैंक यू। ये आजकल वायरल चिपक जाता है 8-10 दिन। ओह माय गॉड, वायरल बहुत प्रॉब्लम करने लगा है। वायरल था, कुछ और था? वायरल ही था। नीरज जी, यार ये पहले तो मिनट्स में क्या निकल के आया, तो और यूएस के बाजार ऐसन क्यों गिर गए दिन के दौरान? 2 लोगों की आवाज को दबा दिया गया। वो बेचारे कह रहे थे कि पॉज करो, ये कुछ सुना नहीं उनकी बात। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि सिग्निफिकेंट चैलेंज है इन्फ्लेशन का और हमें रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। ये है उसका बॉटम लाइन, जो फेड के मिनट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया कि अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है, और जो कंडीशंस हैं उसको देख के हम लोग फैसला लेंगे। लेकिन कंडीशन अभी ऐसा इस समय इंडिकेट नहीं करे जिस समय मिनट्स लिखे जा रहे थे कि आप पॉज की तरफ जाएं। उनको लगता है कि अभी भी सिग्निफिकेंट ऊपर है कोर इन्फ्लेशन। तो अपने को कमेंट्री में गवर्नर साहब ने बोला था कि ऐसा टेबल पे 1/4 एक हाइक और बचा है। हाँ, तो वो उस पर एकदम हाईलाइट कर रहा है क्या? ये बाजार क्यों गिर गया? बाजार बता रहा हूँ अभी क्यों गिरा। कंसर्न ये हाईलाइट किया कि रेट हाइक की सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी है, और वो हाइक 1 नहीं 2 हो सकती है। कारण ये है उसका कि कल जो एक डेटा आया है न्यू हाउसेस का, मतलब नए घर बनाने के लिए जो परमिट लेते हैं लोग, वो बहुत ज़बरदस्त आया है। तो हाउसिंग की जो ठंडक उनको चाहिए थी वो आ नहीं रही है।
फिर से वो हाउसिंग एक प्रॉब्लम चैलेंज दे रहा है इनको। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि कोर इन्फ्लेशन जो हम टारगेट पर लाना चाहते हैं वो आते हुए दिख रहा था, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा था। तो फेड के मिनट्स बहुत पॉजिटिव नहीं थे। हालांकि ये इतिहास है, ये 1.5 महीने पहले की बातें हैं, लेकिन उस इतिहास में ये लिखा हुआ है कि आगे हाइक्स होंगी। तो एक बड़ा कंसर्न था। दूसरा कंसर्न जो चाइना वाला है वो खत्म ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है वहाँ पे। अब वो चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे निकल के आ रही हैं और बॉन्ड यील्ड उसी का रिएक्शन दे रहा है। आप 10 साल का बॉन्ड यील्ड देखिए 4.288, ठीक है, और जो 2 साल वाला है वो क्लोज टू 5, 4.997, और 30 साल वाला भी 4.8 के आसपास। यानी जो यील्ड की कर्व है वो उलटने की पूरी संभावना बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। यानी 10 साल में भी उतना ही ब्याज और 30 साल में भी उतना ही ब्याज, ऐसा नहीं हो सकता। और 2 साल में 5%, यानी नियर टर्म में आपके सामने बहुत चैलेंजेस हैं। इसलिए बॉन्ड यील्ड को आप उल्टा, जब हम लोग कहते हैं इन्वर्स हो गई बॉन्ड यील्ड, तो उसका मतलब ये होता है। दूसरा, आप टारगेट के नंबर देखिए, बड़ी रिटेल कंपनी है यूएस की, उसका नंबर भी खराब है, उसका गाइडेंस भी खराब है, और उसका ये मानना है कि जो ये एजुकेशन लोन के चक्कर में लोगों के पैसे कम हो रहे हैं, इसलिए आगे बाइंग कम दिखेगी। अब देखिए कितनी डिटेलिंग वहाँ पे होती है। और टेंसेंट जो चाइना की कंपनी है, उसके भी खराब रिजल्ट, खराब आउटलुक, अनइवन ग्रोथ। तो एक तरफ चाइना की मुश्किलें पूरे दुनिया को परेशान कर रही हैं, यूएस के अंदर भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। तो इसीलिए कल खुला अच्छा था मार्केट, लेकिन जाके इंट्राडे लो पे बंद हुआ। चार्ट दिखाइए S&P की, जो मैंने दिया था, एकदम जाके डेज लो पे बंद हुआ है। और आप रेड कैंडल्स देखेंगे बहुत सारे, मतलब भारतीय समय हिसाब से 1-1.5 घंटे खुलने के बाद से बिकवाली शुरू हो गई और कंटिन्यूस गिरा, 50 डेमा के नीचे चला गया है S&P 500। अब यहाँ पे पूरी कहानी आशीष जी ये बनती है कि मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता हूँ। अभी करूँगी, समय नहीं तो 8 बजे करेंगे। नहीं, अभी कर दो आप। सुबह से परेशानी रहे तो देखिए, अच्छा रहता, हार्ट पंप रहता है। अभी भी मार्केट जो है ना बहुत ऊपर है। S&P ईयर टू डेट 17%, नैस्डैक 30%। लार्जली बिग पिक्चर में देखिए तो इन्फ्लेशन नीचे ही आ रहा है, ऐसा थोड़ी वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है। चिंता है लेकिन वो घट रहा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, कल हम लोगों ने एक फन फैक्ट में माइकल बरी की बात की थी, जिन्होंने खूब माल बेचा है, अपने पोर्टफोलियो को 90% पुट खरीद डाला उन्होंने। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं 50 बार गलत भी पड़े हैं। वारेन बुफेट ने भी बेचा भाई साहब, $8 बिलियन लास्ट क्वार्टर में, जितना खरीदा उससे ज्यादा। क्या बेचा मतलब? इंडेक्स बेच दिया उठा के, स्टॉक बेचे हैं अपने बहुत सारे। अब उनके साइज ऑफ पोर्टफोलियो को देखते हुए 8 बिलियन बहुत बड़ी रकम नहीं लगनी चाहिए, मतलब नहीं। बट इट्स तो वेरी सिग्निफिकेंट। तो उन्होंने भी बेचा। उन्होंने बेचने के साथ साथ, कंफ्यूज मैं आपको क्यों कर रहा हूं कि बैंक ऑफ अमेरिका का जो फंड मैनेजर सर्वे है उसने पैसे लगाए, बहुत पॉजिटिव है वो, और उनका जो कैश लेवल है वो 4.8% पे आ गया, जो पिछले महीने 5.3 पे था। तो एक तरफ बहुत सारे लोग बुलिश साउंड कर रहे हैं, एक्शन में नहीं है, और दूसरी तरफ दो बड़े दिग्गज, अब आप उनको कह सकते हैं कि जैसे कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे कि माइकल बरी इज ए गुड गाय, लेकिन 50 टाइम्स गलत पड़े हैं, तो बर्फी साहब भी गलत पड़ सकते हैं क्या? उन्होंने चाइना बेच के जापान लिया था रिसेंटली, और ओसिडेंटल उन्होंने तब लिया था जब पूरी दुनिया कह रही थी पेट्रोलियम स्टॉक मत खरीदिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन है मार्केट में, इसलिए आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहिए। क्या सही है पता नहीं, लेकिन उन्होंने भी कल बहुत माल बेचा है। कल नहीं मतलब पूरे 1-2 महीने के अंदर। ऐसे ही बुल्स और बियर्स की मार्केट बनाते हैं यार, आज बुल्स एंड बियर्स करेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स हैं अपने पास दोनों साइड के। आप लोग बुल एंड बियर सोचते हैं कुछ करते हैं, शो ही कर डालो ना, बहुत फैक्ट्स हैं तो वैसे मजा उसी में आता है। मजा तो उसमें होता है। चलो आज कोशिश की बुल्स एंड बियर्स दिन के दौरान चैनल पे बढ़िया तरीके से। यतिन आ रहे हैं क्या? यतिन आइए तो प्रेजेंट हो जाएगा बढ़िया सा। वो हमारे बियर हैं ये भाई साहब, परमानेंट बियर है कोई नहीं, सबको बना दिया जाता है। लेकिन ठीक है, ये ग्लोब की तस्वीर यूएस में ब्याज दरें, अच्छा वो तब और आपकी सेकंड प्लेट पूरा डिफाइन कर दी किस तरह से हॉकिशनेस का तड़का बढ़ रहा है। सेकंड प्लेट लेकर आई तब और आपकी वो जो इन्होंने मेंशन करा, बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कहां से कहां हो गए, 10 बेसिस पॉइंट उछाल। डॉलर इंडेक्स 103.5 पे पहुंच गया है, और ये ग्लोब का जो मूड बिगड़ा हुआ है वही रीजन है, कच्चा तेल ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है। तो ये सारे समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको, इसीलिए फिर ग्लोब की हालत अक्रॉस द ग्लोब लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ, हालत बुरी। ऐसे में आप समझे जाए वीरू से क्या अप्रोच रखें फिर बाजारों को लेकर, जो समीकरण बिगड़ रहे हैं उसके बीच में कुछ हद तक कह लीजिए रेजिलियंस नजर आता है, दबाव से उभर जाते हैं, 2 दिन से ऐसे ही उधर ही चले जा रहे हैं।
तो ऐसे में वीरू क्या करूं? ये कोई दायरा है जिसको प्ले करना है? रणनीति रखूं क्या? ये दबाव में, अगर दबाव वाकई आ रहा है 60, 70, 80 पॉइंट के आसपास का, अगर गैप डाउन शुरू कर रहे हैं, तो आज एक्सपायरी के दिन का अप्रोच निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, बिलो फॉलिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन प्रिंसिपल मैं शॉर्ट हूं, और मैं कल भी कह रहा था जब क्लोजिंग के वक्त, जब हम एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ जा रहे थे, मेरी कल की ट्रैजेक्टरी देखिए, बहुत सब्सटेंशियल गैप डाउन हो जाए, जैसे कल का हमने एक पिवट पॉइंट तय किया था, इट्स 19,309 एंड 248, यहाँ पे अपने शॉर्ट्स को कवर करना है, वहाँ से कवरिंग आ गई, लेकिन मैंने पुल बैक ट्रेड में पार्टिसिपेट करने की राय नहीं दी थी। मेरा इंटरेस्ट यही था 533 फॉलिंग 20 डे में और 473 ये जोन मिल जाए तो शॉर्ट दोबारा करेंगे। इन प्रिंसिपल आशीष, निफ्टी बैंक की कमजोरी को देखते हुए और फॉलिंग 20 डे को देखते हुए मेरा व्यू यही है, जब 20 डे या फिर उसके नजदीक की 50 पॉइंट की ट्रैजेक्टरी मिले, शॉर्ट जाओ, शॉर्ट कैरी करो। मैं आज भी यही कह रहा हूं, कल भी यही कहूंगा, और 20 डे के ऊपर शॉर्ट नहीं रहूंगा। आज फिर आपको गैप डाउन मिलेगा करीब करीब 70-80 पॉइंट का। उसके बाद क्रिटिकल क्या होगा, क्या करें क्या ना करें, उस पर बात करते हैं। पहले आते हैं जो अभी नीरज जी ने टिप्पणी करी ना यूएस मार्केट को लेकर। कल डाउ ने 7 जुलाई के बाद की जो एक अपनी हायर ट्रैजेक्टरी थी उसको वॉलेट कर दिया और सरेंडर कर दिया 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज इसका एक बार फिर से टेस्ट होगा और वो जोन होगा आशीष 34,710। उसके नीचे फिसला तो और पेन पड़ेगा, क्योंकि इस एवरेज को अब तक इसने अप्रैल के बाद तक वॉलेट नहीं किया है। तो सारे इंडिकेटर्स आपने दिखाई दिए। अब आते हैं कल की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। कल एक्सपायरी -1 डे था और थोड़ी एफआईएस की बाइंग नजर आई कैश मार्केट में। उनकी तरफ से अगर आप देखें, कल कैश झुका गया, लगभग 722 करोड़ रुपए की, 2406 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग है। तो ये आंकड़े ये इंडिकेट करते हैं कि एक सब्सटेंशियल गैप डाउन पे शॉर्ट ना करें। हर सब्सटेंशियल गैप डाउन पे कवरिंग आएगी, इसमें कोई राय नहीं है। और 221 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर, ये इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया, 1282 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर सेल किया, करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। इंडेक्स में कोई सब्सटेंशियल कवरिंग नहीं थी, लॉन्ग था करीब 1118 कॉन्ट्रैक्ट। आप अभी भी देखिए, आज एक्सपायरी डे के लिए बड़ी खूबसूरती से पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं आशीष। आपकी स्क्रीन पे जब 19,500 और 600 की कॉल्स आएंगी, ये दो कॉल्स, ये दो स्ट्राइक्स एक सब्सटेंशियल करीब ओआई लेके बैठी हैं 3.14 सीआर का, 3.25 करोड़ का कॉल का ओआई 19,500, 550 और 600 के बीच में है। ये दो स्ट्राइक्स 1 करोड़ 16 और 1.31, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 2.5 करोड़ की अगर आप देखें कॉल यहां पे खड़ी है आशीष। ये एक मेगा सप्लाई जोन है, बट इतने ही क्वांटम में 19,400 और 300 पे पुट्स में भी ओआई खड़ा है आशीष। और एक और चीज, ये 500 और 600 के बीच में एग्जैक्टली एट 19,533 आपका फॉलिंग 20 डे में परसिस्ट करता है। तो फिर यही बात है, अगर आपके पास कल की शॉर्ट है, पोजिशनली आप शॉर्ट हैं, तो कंसिडरिंग दिस एक्सपायरी डे जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। फैक्टर वही रहेगा 309, कल का जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी, ये देखिए किस तरीके से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों प्लेस्ड हैं। तो हमें एक्सपायरी डे में एक चैनल मिल रही है आशीष, वही 309, 265, इस जोन में कहीं भी आकर अपने एक बार शॉर्ट्स को कवर करने के बारे में सोचिएगा। अगर आपके पास कल की शॉर्ट है, इस जोन में शॉर्ट नहीं जाऊंगा। शॉर्ट जाने का तर्क आशीष अब तब होगा अगेन जब हमें हायर लेवल्स की ट्रैजेक्टरी मिलेगी, अगेन 465, 510, 533, अगर ये जोन मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे। बेस 2 के आसपास 309, 265, इसके आसपास हमेशा शॉर्ट कवर करिए। बट मैसेज ये है आशीष कि अगर ये 309 यानी मंडे का स्विंग लो और अगर 265 वॉलेट होता है तो और बड़े फॉल के लिए प्रिपेयर होंगे आप, फिर अपने शॉर्ट्स पे या फिर लॉन्ग पुट्स पे कैपिटलाइज कीजिएगा। बट क्योंकि ये एक्सपायरी डे है, हमें पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन को रिस्पेक्ट देनी है। इन लेवल्स पे शॉर्ट कवर करके पुल बैक आ सकता है। हायर लेवल्स पे शॉर्टिंग की ही राय दूंगा टिल द टाइम आपका 20 डे में जो है वो फॉलिंग है। बैंक निफ्टी पे कल भी व्यू था, इट्स अ शॉर्ट ऑन राइज। मिड सेशन में, क्लोजिंग सेशन में ये अप्रोच थी 44,000 नहीं निकलेगा। और आप आशीष आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स को देखिए, कल एसबीआई ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाई एक बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से, तो काम ठीक हो गया, रिकवरी आ गई, बट आप 44,000 को बाइसेक्ट नहीं कर पाए। अब देखिए 44,000 से लेके 44,500 की ट्रैजेक्टरी तक कितने कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने कल लोअर ट्रैजेक्टरी से अच्छा पुल बैक दिया, लेकिन कॉल राइटर्स का कन्विक्शन बना हुआ है। 43,500, 43,800 पे पुट राइटर्स हैं, लेकिन मुझे अभी उनसे ज्यादा सरोकार नहीं है। मैं अभी भी अगर शॉर्ट था आशीष, और कल का शॉर्ट था, तो हमने कल भी सोमवार के लो को वॉलेट किया
और एग्जैक्टली हमारा पॉइंट था 610, वहीं से रिकवरी आ गई। तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो आशीष बेस 1 इन एनी सर्कमस्टेंसेस 43,770 590 ये शॉर्ट्स को कवर करने का जोन है। यहां से एक पुल बैक आ सकता है, हायर लेवल्स पे शॉर्ट करेंगे, हायर लेवल्स पे शॉर्ट करेंगे क्लोजर टू 43,950 43,870 इस जोन में आके हम शॉर्ट करेंगे। बेस 1 के आसपास थोड़ा सा शॉर्ट कवर करिए। एक और चीज मैसेज, जैसे वहां 19,265 वॉलेट होगा तो एक्सट्रीम वीकनेस आएगी। यहां पर अगर 43,590 इस बार वॉलेट होता है आशीष तो पेन और बढ़ेगा। सेल ऑन राइज मेरी अप्रोच अभी भी है आशीष। सेल ऑन राइज की अप्रोच है, ध्यान रखिएगा। ये टेक्सचर है इस बाजार का, लेवल्स, वो बेस, वो रेजिस्टेंस के जोन सब आपकी स्क्रीन पे रख दिए गए हैं जो वीरू मेंशन कर रहे थे। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत लुपिन के साथ करेंगे। लुपिन के लिए 3 डेवलपमेंट्स है, लेकिन 2 जो बड़ी डेवलपमेंट्स है उसमें स्पाइरीवा जेनरिक का इन्होंने दरअसल लॉन्च कर दिया यूएस मार्केट में। आपको याद होगा जून में दरअसल इनको अप्रूवल मिला था और सेकंड क्वार्टर इस साल में ही इसे लॉन्च करना था, तो टाइमली लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। $1.2 बिलियन का ये मार्केट है और ये लार्जली एक इनहेलर है जो कुछ पल्मोनरी डिजीजेस को क्योर करता है। अब कंपनी यहाँ से आगे 3 साल के लिए सोल जेनरिक होल्डर रहेगी, तो उस मार्केट को पर पकड़ बनाने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है। वो एक बड़ी डेवलपमेंट। साथ ही साथ यहाँ पर बीपी कंट्रोल करने की एक और दवा है टॉपरोल एक्सेल टैबलेट्स, उसके लिए भी यूएस एफडीए ने नोट दे दिया है, जेनरिक दवा वो लॉन्च कर पाएंगे। ये कंपनी के पीथमपुर प्लांट में मैन्युफैक्चर होगी और इस पर्टिकुलर ड्रग का जो मार्केट साइज है वो $305 मिलियन के आसपास का है। एक और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को भी अप्रूवल मिल गया है कंपनी के लिए। तो 3 डेवलपमेंट्स जो कंपनी के फेवर में जा रही हैं, लेकिन जो पहले 2 हमने बताए थे वो ज्यादा बड़े ड्रग्स है, ज्यादा बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। आईआरएफसी फिर आज रेडार पर रहेगा, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे। दीपम और दरअसल रेल मंत्रालय के बीच कंसल्टेशन शुरू हो चुका है कि यहाँ पर सरकार अपना कुछ और स्टेक ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। 86.36% स्टेक है सरकार का, कम से कम 11% ऑफलोड करने की यहाँ पर सरकार कोशिश करती हुई दिखाई देगी। देखते हैं किस तरह का डिमांड आता है और क्या फीडबैक मिलता है उनको, पर ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और वैसे भी कल जिस तरह से न्यूज फ्लो आया है रेलवेज को लेकर सरकार के खर्च का, उसके लिहाज से हमने देखा है फोकस में स्टॉक्स रहेंगे। साथ ही ब्लॉक डील्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहां पर जीक्यूजी ने इनफैक्ट वो हिस्सा खरीदा, तो वो स्टॉक आज फिर रेडार पर रखेंगे। अदानी पावर में जो ब्लॉक डील्स हुई है वहां पर भी जीक्यूजी का नाम उभर कर आया है, तो वो भी एक स्टॉक रेडार पर रहेगा। और जो बर्मन फैमिली ने दरअसल रेलिगेयर में स्टेक खरीदा है, ये कल भी स्टॉक्स फोकस में थे, लेकिन अब क्लियरली वो डिफाइन हो चुका है कि बायर्स कौन है, तो वो स्टॉक्स भी आज खबरों में रहेंगे। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग, ये सुबह सुबह इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज हो गई। हर्षदा जब 8:30 बजे जुड़ेंगी तो डिटेल में इस लिस्ट पे और चर्चा होगी। ये आमतौर पे जब यानी सरकार कुछ भी फैसला लेती है तो पता नहीं चलता, शाम को अपडेट आता है कल ओएफएस खुल रहा है। ये पहले से कैसे पता चला? दीपम और रेल मिनिस्ट्री के बीच में बातचीत शुरू हो गई, हर जगह वाइडली छपा हुआ है, सब जगह छपा हुआ है। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा ध्यान कैसे लीक हुआ। और एक बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग मैं पढ़ रहा था, ये इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट समझो आप, ये कितना बढ़ के आया इन्फ्लेशन, उससे आरबीआई कुछ करेगा नहीं, सब मान रहे हैं कि ये सीजनल है, पर इंक्रीमेंटल सीआरआर जो लगा दिया था जिसको रिव्यू करना मेरे ख्याल से 10 सितंबर, बहुत लाइकली कि इंक्रीमेंटल सीआरआर कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद। आरबीआई एटलीस्ट ये करेगा जरूर, है ना? ये होना है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा उसका कोई असर नहीं होना है। अगला रिव्यू 8 सितंबर को है और शायद तब इंक्रीमेंटल सीआरआर लाइकली है कि लिंगर ऑन करता चला जाए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटीज की टॉप स्ट्रैटेजीज। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपायरी का दिन, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या, दूसरी चीज में रिजल्ट आने हैं वो जो रिसेंटली लिस्टेड हॉस्पिटल चेन थी
यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। पहले रिजल्ट्स हैं अपने रिजल्ट लिस्टिंग के बाद। 3 बोर्ड मीट्स हैं। जीएमडीसी FY23 का जो डिविडेंड अनाउंस किया था उसे अपवर्ड रिवाइज करने के लिए आज बोर्ड बैठक। स्पंदना स्फूर्ति एनसीडी इशुएंस के जरिए पैसा जुटाएगी। रेप्रो इंडिया कह रहा है फंड रेजिंग करना चाहते हैं वाया इक्विटी या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, तो आज उन ऑप्शंस पे विचार विमर्श करेगा बोर्ड। रॉयल ऑर्किड होटल्स, सैट से जो सेबी का ऑर्डर था उस पे इंटरिम स्टे मिला हुआ था, है ना, 17 अगस्त यानी कि आज तक के लिए। अब देखना पड़ेगा। रॉयल ऑर्किड को रेड आप रखिए, स्टॉक बहुत पिटा हुआ है। इसने अपने FY22 के रिजल्ट्स में कुछ एक कंसोलिडेट जिस एंटिटी को करना था उसे कंसोलिडेट ना करके उसे एसोसिएट के तौर पे दिखाया था और अपने प्रॉफिट्स को बहुत तगड़ा इन्फ्लेट कर दिया था। स्पाइसजेट जो एयर कासिल आयरलैंड ने इंसॉल्वेंसी प्ली दाखिल करी थी NCLT में, वो डेट जो है वो डिफर करके आज सुनवाई होनी है। एक्स डिविडेंड पे जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, निफ्टी का नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। चंद्रयान 3, अरे भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फेज हमारे मिशन का आज जो लैंडर है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट होगा। तो आज इंपॉर्टेंट दिन होना है चंद्रयान 3 के लिए। आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कोलकाता में 3rd एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट इंडियन नेवी के लिए लॉन्च करेगी। इसका नाम रखा गया है विंध्यागिरी। दरअसल इनकी टीम में खैर किसी और रीजन से स्टॉक होगा, लेकिन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया है। खबर मिल गई। खबर मुझे पता नहीं था, ये कुछ दूसरी खबर पे ले लेंगे। तो ये कहानी है गार्डन, ये असल में उनके 7 शिप्स बनानी थी, उसमें 6 शिप की डिलीवरी हो जाएगी इसके साथ। आरबीआई आज पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए। तो बेसिकली सीमलेस फ्लो होगा डिजिटल इंफॉर्मेशन का लेंडर्स के बीच में और हमारे आपके लिए वो ईज ऑफ क्रेडिट डिलीवरी। ये अभी रिस्ट्रिक्टेड है, लोग ऑनबोर्डिंग होती चली आएगी इसमें। ग्लोबल समिट आज है गांधीनगर गुजरात में। ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल समिट है, WHO ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया में, गांधीनगर में। अच्छा, मैं क्विकली एक काम करता हूं, कमोडिटी स्ट्रैटेजीज प्लीज रख दीजिएगा। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से वंदना भारती ने भेजी है, चांदी खरीदना है 69,750 के स्टॉप के साथ, कच्चा तेल बेच के चलिए और उसके इसमें 6770 का वहां पे स्टॉप लगाइएगा। गिफ्ट निफ्टी क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं 1/3% के दबाव के साथ। आज वीकली एक्सपायरी के दिन की शुरुआत होगी। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।